नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनजातीय मामलों की केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट को काफी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े और सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में हर स्तर से बेहतर करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से कृषि, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और इससे देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहां पर बने और साथ ही कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूनियन बजट 4 महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है। उसमें से पहला है कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा है कि एमएसएमई, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट। राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया है और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं और साथ ही रंगोली और बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता और साथ ही फोटो प्रतियोगिता श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया है। साथ ही वसंतोत्सव के इस दिन में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य अन्य कार्यक्रमों का जो है वो खूब आनंद लिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि चल वैजयंती रनिंग ट्रॉफी आईआईटी रुड़की को मिली है। राज्यपाल ने भी कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर वसंत के इस उत्सव को जन जन का उत्सव बताया है। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इससे पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहां की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से यह भी सिद्ध हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। इस बार जहां एक और जिलों के पुराने अध्यक्ष के नाम पर संगठन ने भरोसा जताया है, तो वहीं ज्यादातर जिलों में नए कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। देहरादून महानगर से आपको बताते चलें कि सिद्धार्थ अग्रवाल को एक बार फिर से मौका दिया गया है और वहीं देहरादून ग्रामीण से मीता सिंह को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही नैनीताल से मौजूद जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, रुद्रपुर से कमल जिंदल और पिथौरागढ़ से गिरीश जोशी भी हैं। एक बार फिर से संगठन ने मौका दिया है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। चुनाव के दौरान अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और किसी भी तरह की धांधली से निपटने और जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस जो है वो व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के सभी फ्रंटल प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अभियान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वृहद स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जाएगा।
और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारी संख्या में लोगों के वोट काटे जाते हैं, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर धांधली करने का भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार गुरदीप सिंह संपल और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचिब और एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी सहित कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिसमें आगामी रणनीति तय की गई है। इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में लेने की बात हुई है। मेन कांग्रेस भी इसमें काम करे और ये तय किया गया है कि हमारे जो फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, उनको भी इस काम में लगाया जाएगा, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जिम्मेदारियों के साथ साथ जो भी उनके लिए मतलब फिक्स करा जाएगा वो उनको करना है। और आज गुरदीप सप्पल जी भी दिल्ली से आए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सलाहकार और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें आए हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और एग्जीक्यूटिव जो इनकी स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसको बुलाया गया है और सभी को जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी और पार्टी मॉनिटरिंग करेगी कि जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको डायरेक्शन भी दी जाएगी। एक और जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी पर लोगों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ आम जनता सड़कों पर आंदोलन और विपक्ष बयानबाजी करके हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं पर भी पहुंच सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे दूसरों को सड़क छाप कहे। आदमी अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क चाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आंदोलन कर रहे लोग समेत आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने भी खेद प्रकट करते हुए कहा कि वह गलती से उनके मुंह से निकल गया है। खजान दास ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। देखिए ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस निकल गया होगा। हल्द्वानी में बीती रात जजी कोर्ट के बाहर आपको बता दें कि नैनीताल रोड पर एक युवक को गोली मार दी गई है। गोली युवक के सिर पर लगकर पार हो गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में भारी भीड़ भी जुट गई। घायल युवक का नाम हनी प्रजापति बताया जा रहा, जो कि बेलेजुली लॉज का रहने वाला है। बताया ये भी जा रहा कि आपसी कहासुनी के दौरान सुमित बिस नाम के युवक ने हनी को गोली मार दी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि गोली मारने वाले हमलावर की तलाश की जा रही है, जिसके लिए कई टीमें चेकिंग अभियान चला रही हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ऋषिकेश के बैराज जलाशय में लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने
एक महिला और पुरुष का शव बरामद किया है। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई है और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद में शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम बैराज जलाशय पहुंची है, जहां पर एक के बाद एक 2 शवों को एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से बाहर निकाला है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मण झूला थाने के एसआई भानु प्रताप सिंह ने भी बताया कि मृतकों की पहचान 28 साल के रोहित पवार निवासी स्वीट गांव पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान 28 साल की नीमा देवी निवासी हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। हिंडोला खाल के थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत ने भी बताया कि नीमा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है। जांच में यह भी पता चला कि नीमा देवप्रयाग संगम पर नहाने के दौरान गंगा में बही, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात शवगृह से चोर 8 एसी कंप्रेसर को चुरा कर ले गए हैं। शहर के बीचों बीच दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चोरी से जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, तो वहीं पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां से कंप्रेसर चुराए गए हैं वो मोर्चरी के कंप्रेसर हैं। मोर्चरी का काम ठप हो गया है। महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय भी बन जाती हैं। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि यह मामला देर रात का है, जहां पर मोर्चरी के पीछे लगे मोर्चरी में टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाले एसी के कंप्रेसर रखे हुए थे। यहां पर तकरीबन 8 कंप्रेसर रखे हुए थे जो कि चोरी हुए हैं। आपको बताते चलें कि 8 एसी के कंप्रेसर चुराने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस सुरक्षा पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां पर आपको बताते चलें कि 8 कंप्रेसर की चोरी का ये मामला सामने आया। ये चोरी मोर्चरी में हुई है। दरअसल यहां पर 8 एसी के कंप्रेसर को चुरा लिया गया है और ये पूरा मामला शवगृह से सामने आया और इस दौरान अफरा तफरी मच गई और साथ ही पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चिकित्सक अधीक्षक रविंद्र सिंह बिस्ट ने तमाम तरह की जांच की आदेश भी दिए हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस तहकीकात कर रही है। हमारी जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं। जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं, उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं। तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। ये उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए। चमोली के गोविंद घाट में पहाड़ी टूटने से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, पुलना और भुंडार का संपर्क टूट गया है। पुल टूटने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर लना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी पुल का निर्माण भी कर दिया है। जो वर्तमान पुल था उसकी जगह पे कोई दूसरा बेली ब्रिज या और क्या अल्टरनेटिव है उसको बताएं। एक्चुअली हमारे पास वर्तमान में 100 मीटर से ज्यादा के बेली ब्रिज नहीं है। जो ये पुल है इसका स्पैन 105 मीटर है, तो उसके लिए भी बात की जा रही है कि कहीं पर अगर अवेलेबल हो तो इमीडिएटली हम लोग मंगा सकें उसको, जिससे कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ऋषिकेश में अब एम्स में कैशलेस उपचार मिलेगा। ECHS और ऋषिकेश एम्स के बीच में ये करार भी हुआ है, जिसके अंतर्गत अब सैनिकों को कैशलेस उपचार मिलेगा। क्षेत्रीय केंद्र ECHS देहरादून एम्स ऋषिकेश के साथ एक AMOU भी साइन हुआ है, जिसके बाद में सभी पूर्व सैनिक को एम्स में कैशलेस इलाज भी मिलेगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चलने कि मेजर जनरल प्रेमराज SMVSM
GOC उत्तराखंड सब एरिया के बीच समझौते का आदान प्रदान हुआ है। हमारे लिए बहुत खुशी है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव संपन्न हुआ है। हमारे पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक है और उनके डिपेंडेंट्स है। तकरीबन 20,000 के करीब वीर नारी वीरांगनाएं। इनके लिए एम्स जैसे इम्पोर्टेंट सबसे सुपर मॉडर्न फैसिलिटीज के अंदर इलाज पाना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की बात है और हमें खुशी है कि हमारे पूरा चेन ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल को भी हम आज जोड़ पाए हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर विद्युत उपभोक्ताओं के कई शिकायत का एक मंच पर समाधान के लिए विद्युत विभाग की तरफ से दिनेशपुर के विद्युत गृह में एक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कई तरह के शिकायतों का निदान एक मंच पर किया गया। वहीं शिविर में उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल की वसूली के साथ संशोधन सहित अन्य समस्याओं का निवारण किया गया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग की तरफ से शिविर लगाकर उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल की वसूली, बिल संशोधन जैसे 25 आवेदन का समाधान किया है। सभी से बिजली के बकाया बिल का भुगतान करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि बिजली बिल में गड़बड़ी से बचने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए और जिससे बिजली का बिल जमा करने की परेशानी से बचा जा सके। साथ ही बिजली का बिल जमा न करने का कनेक्शन भी काट देने की चेतावनी दी है। जो है दिनेशपुर में नहीं 8 तारीख को नहीं, जो है 8 मार्च को नहीं, बिलों के लिए विद्युत बिलों से संबंधित जो शिकायतें थी या अन्य किसी प्रकार की हमारे विभाग से विद्युत विभाग से शिकायतें थी, उसका निराकरण के लिए कैंप लगाया गया था दिनेशपुर बिजली घर में। तो यहाँ पर लगभग 25 उपभोक्ता हमारे आए जिनके बिलों में नहीं, मतलब जिनको हमने जांच कराया, अगर कुछ संशोधन की आवश्यकता थी तो उसको हमने सुधार करके उनको दे दिया। उनके द्वारा उनका भुगतान भी कर दिया गया है और बाकी जो भी उपभोक्ता अगर जो रह गए हैं तो वो भी अगर आ जाएंगे तो उनका भी निराकरण कर दिया जाएगा। भविष्य में अगर और भी कैंप की आवश्यकता होगी तो होली के बाद फिर एक बार और कैंप यहाँ पर हम आयोजित करेंगे। हेलो, मैं इस समय मौजूद हूँ। राज्य सरकार ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप क्लस्टर विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद क्लस्टर विद्यालय को हब के रूप में विकसित कर आसपास के कम छात्र संख्या और संसाधनों की कमी वाले विद्यालयों को इसमें विलय करना है, ताकि एक ही छत के नीचे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और सुविधा उपलब्ध की जा सके। राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालय योजना को धरातल पर उतारने की कवायद भी शुरू कर दी है और इसके तहत सरकार ने रुद्रप्रयाग जनपद के चयनित 3 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय बनाने के लिए 7 करोड़ 48 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें पूर्व में भी NIS और DLF को लेकर के अलग अलग स्तरों पर माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे थे और उसे माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका NIS के जो छात्र उन्होंने दी हुई है उस पर सुनवाई होनी है और जैसे ही निर्देश मिलेगा फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। खबर जशपुर से है, जहां पर आगामी रंगों एवं भाईचारे का प्रतीक पावन पर्व होली के दृष्टिगत खाद्य विभाग ने जशपुर में छापा मारा और इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने नगर में घूमकर मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उनका निरीक्षण कर अनेक दुकानों से अलग अलग प्रकार की मिठाइयों के सैंपल भी एकत्र किए। सफाई व्यवस्था को देखकर मिली गंदगी के चलते चलानी कार्रवाई भी की गई। खाद्य सुरक्षा टीम के आने की सूचना आग की तरह फैल गई है, जिससे अधिकांश दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का शटर गिराकर गायब हो गए हैं। जो है 1 दर्जन से ज़्यादा सैंपल लेके जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में जो है उसकी चेकिंग की गई है। उसमें जो है 1 या 2 नमूने जो है अधमाने पाए गए हैं। इसके अलावा जो है दुकानों में जाकर भी जो है दुकान में जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं उन कारखानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा वहाँ पर साफ सफाई न पाए जाने पर उन पर जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा मार्केट में
जो सामान सप्लाई हो रहा है अन्य जगहों से, वहां पर भी जो है उन जगहों का पता करके उन जगहों पर भी लगातार छापेमार की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आम जनता को शुद्ध एवं सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो सके। सर अभी तक तो हम जो भी मिठाई के सैंपल्स हैं, इनकी जो है हमारे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स हैं, उसमें जो है प्राइमिंग टेस्ट की जा रही है। सैंपल जो है कलेक्शन करके यहाँ पर हमारे जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स आ रही है, उसमें जो है लगातार जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। उसमें हमारे जो फूड एनालिस्ट है वो चेक कर रही है। उसके बाद जो है वो रिजल्ट बताएंगे कि उसमें से कितने नमूने जो है मानकों के अनुसार पाए गए और कितने नमूने जो है मानकों के विपरीत पाए गए, उसके अनुसार ही। खटीमा के सनातन धर्मशाला में रविवार को भारत विकास परिषद की ओर से निःशुल्क दिव्यांग सहायता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पॉलीप्लेक्स के महाप्रबंधक डीके वर्मा, परिषद के अध्यक्ष सुनील रदानी और संरक्षक हरीश जोशी, सचिव नीरज रस्तोगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान 70 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 30 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया, जिनका ऑपरेशन निरंजना हेल्थ केयर द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। 80 मरीजों के दांत, शुगर, बीपी की जांच की गई और 29 दिव्यांगों को पैर और हाथ के कैलिपर लगाए गए हैं। इस मौके पर 12 नए रजिस्ट्रेशन किए गए और 9 लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और वॉकर बांटा गया है। विकास परिषद जैसे कि हर वर्ष दिव्यांग सहायता शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगाती चली आ रही है, उसी के क्रम में इस वर्ष भी दिल्ली फैब्रिकेशन की टीम के द्वारा हम लोग से बातचीत हुई और यहाँ हाथ पैरों के कैलिपर बनाकर उनके दिव्यांगों को लगाए गए निःशुल्क। साथ ही स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा डॉक्टर निरंजना हेल्थ केयर को और डॉक्टर सवरवाल डेंटल क्लिनिक को यहाँ आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सेवा के रूप में हमारे परिषद को अपना समय दिया। उन सभी डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ मैं बनबसा से आया हूँ और मेरे को यहाँ पैर मिला है, बढ़िया लग रहा था। लेफ्ट पैर कितने, इसको तो 1.5 साल हो गया, 18 महीने हो गए। आप बढ़िया सहूलियत हो गई। दिक्कत हो रही थी आने जाने में, बाहर इधर उधर। क्या पैसा नहीं पड़ा कोई, निःशुल्क है सर, बढ़िया सुविधा होगी। अभी पैर लग जाएगा तो सर चल फिर लेंगे हम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।